हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम अप्रोच हब। फ्रेंड्स देखिए, आज से हम लोग बिहार दरोगा के लिए एक नई शुरुआत कर रहे हैं। आज इस वीडियो से मैं 100 प्रश्न की नई सीरीज बिहार दरोगा वैकेंसी 2023 के लिए करने जा रहा हूं। यह सीरीज बिहार दरोगा मेंस तक कंटिन्यू रहेगी और इसमें जो है मार्केट में जो उपलब्ध विभिन्न प्रकार के बुक हैं उसको शामिल किया जाएगा। तो इसमें पहला जो बुक है एडुटेरिया का, जो 2023 का प्रैक्टिस बुक आया है मार्केट में, उसका वॉल्यूम 1 जो आप देख रहे हैं यहाँ स्क्रीन पर, उसको शामिल किया जा रहा है। इसमें टोटल जो है 15 मॉडल प्रश्न है और आज पहला से शुरुआत कर रहा हूँ। इनका सारा प्रश्न जो होगा एग्जाम पैटर्न पर आधारित है, तो ध्यानपूर्वक वीडियो को देखिए और लास्ट में आप सभी जो है अपना अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, जिससे मुझे भी पता चले कि आपकी तैयारी कहाँ तक हुई है और कितना जो है आगे इम्प्रूवमेंट चाहिए। पूरा 15 सेट है, इस चैनल के माध्यम से कंप्लीट करा दिया जाएगा। इसमें 15 सेट है और इसलिए जिन्होंने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने तैयारी को इम्प्रूव कीजिए, बेहतर बनाइए। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। पहला प्रश्न है साथियों, पहला प्रश्न शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं कि सभी प्रश्नों का जो एक्सप्लेन किया जाएगा तो उसको ध्यान से देखिएगा, क्योंकि जो है आपको इस प्रश्न के साथ साथ 2-3 प्रश्न और भी क्लियर हो जाएंगे। तो इस चीज़ का ध्यान में रखते हुए आप लोग सभी प्रश्नों का एक्सप्लेनेशन को अच्छे से देखिएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? तो सत्य कथन है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कपास के उत्पादन करने वाले पहले व्यक्ति थे। ये कथन सही है, क्योंकि सिंधु घाटी के सभ्यता के लोग किसके उत्पादन करने वाले पहले व्यक्ति थे? तो कपास। देखिए दूसरा है, बी में दिया गया कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो हैं ग्रामीण सभ्यता के थे। नहीं, ग्रामीण नहीं थे, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग नगरीय थे। सिंधु घाटी के लोग कुत्ते, बिल्लियां और घोड़ों को बड़े पैमाने पर पालते थे। नहीं, कुत्ते बिल्ली जो है घोड़े को नहीं पालते थे। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग जो है भेड़, बकरी, भैंस तथा सुअर को पालते थे। भेड़, बकरी, भैंस तथा सुअर को। यहाँ के लोग केवल चावल की खेती करते थे। नहीं, केवल चावल के नहीं, जो है गेहूँ और चावल तीनों की खेती करते थे, केवल नहीं। जो है आपको जौ, गेहूँ और चावल की। और सबसे पहला जो फसल का जो है प्रमाण मिला है वो है क्या? जौ का, उसके बाद गेहूं का। आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। जैन धर्म के त्रिरत्न में शामिल है। जैन धर्म के त्रिरत्न है वो है सम्यक दर्शन जो है, जिनका अर्थ होता है सही विश्वास, सम्यक जो है ज्ञान, जिसका अर्थ होता है सही ज्ञान, और सम्यक आचरण, जिसका अर्थ होता है सही आचरण। यानी सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण। जैन धर्म के त्रिरत्न है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। सम्यक विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण। अगला प्रश्न है, चोल अभिलेख के अनुसार जैन संस्थानों को दी जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता था? तो जैन जो संस्थानों को भूमि दी जाती थी उनको कहा जाता था पल्ली छांदम। पल्ली छांदम जो ऐसी भूमि थी जो कि जैन संस्थानों को दी जाती थी। अगर वहीं बात करें तो गैर ब्राह्मण को दी जाने वाली भूमि, जो ब्राह्मण नहीं थे उनको जो भूमि दी जाती थी उसको कहा जाता था वेल्लन बगाई, वेल्लन बगाई। और ब्राह्मणों को दी जाने वाली भूमि को ब्रह्मदेय। और शाला भोग ऐसी भूमि थी जो कि स्कूल विद्यालयों के लिए दी जाती थी। शाला भोग स्कूल और विद्यालयों के लिए। और गैर ब्राह्मण को वेल्लन बगाई और ब्राह्मण को ब्रह्मदेव, और जैन जो है संस्थानों को पल्ली छांदम। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। विशाख दत्त द्वारा रचित मुद्रा राक्षस कौन सी भाषा में लिखी गई है? देखिए, मुद्रा राक्षस जो लिखी गई है वो संस्कृत भाषा में लिखी गई है। और मुद्रा राक्षस में जो है चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में बताया गया है। और इसी मुद्रा राक्षस में जो है चंद्रगुप्त मौर्य को वृषल यानी कुलहीन कहा गया। वृषल यानी कि नीच जाति का कहा गया है। मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? तो विशाख दत्त की। इसे भी याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। इस प्रश्न को ऐसे भी पूछ सकता है कि किस जो है मतलब पुस्तक में चंद्रगुप्त मौर्य को वृषल यानी कुलहीन कहा गया है? तो मुद्रा राक्षस, विशाख दत्त द्वारा रचित मुद्रा राक्षस में। आइए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल में भारत का पहला मुद्रा रुपया मुद्रित हुआ? तो भारत का जो पहला मुद्रा रुपया मुद्रित हुआ वो है शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी जो कि इसके शासनकाल में भारत का पहला मुद्रा जो है रुपया मुद्रित किया गया। इसका वजन जो था कितना था? तो 178 ग्रेन, 178 ग्रेन। और ये चांदी का था। वही 175 ग्रेन किसका था? तो इल्तुतमिश का जो है रुपया, जो कि चांदी का टाका और तांबे का जीतल, इल्तुतमिश का, उनका 175 ग्रेन का था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग।
निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में मुगलों और मराठों के बीच द्वंद्व प्रारंभ हुआ? देखिए, मुगल और मराठों के बीच द्वंद्व प्रारंभ हुआ, वो हुआ औरंगजेब के शासनकाल में। जो 1656 में शाहजहां के शासनकाल में सर्वप्रथम शिवाजी के नेतृत्व में जो है मराठों ने मुगल क्षेत्र पर आक्रमण किया था, लेकिन मराठों और मुगल में प्रत्यक्ष संघर्ष जो है औरंगजेब के शासनकाल से शुरू हुआ। 1665 में जो पुरंदर के युद्ध के बाद शिवाजी की भिड़ंत मुगल सेनापति कौन थे? तो जय सिंह से हुई। आगे चल के 1680 से 1760 तक जब तक औरंगजेब रहे तब तक मुगलों के खिलाफ मराठों का जो है स्वतंत्र संघर्ष चलता रहा। अगला प्रश्न है, भारत में किस गवर्नर जनरल को अस्थायी स्वशासन का पिता कहा जाता है? तो अस्थायी स्वशासन के पिता किसको कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को। भारत में आधुनिक जो है अस्थायी स्वशासन को जो है प्रारंभ करने का श्रेय किसको जाता है? तो लॉर्ड रिपन को जाता है। लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का क्या कहा जाता है? पिता। इनके समय में ही आपको जो 1881 में सर्वप्रथम नियमित जनगणना करवाई गई। तब से लेकर अब तक प्रत्येक जो है 10 वर्ष में जो है जनगणना कराई जा रही है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय हुआ था। तो ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय हुआ था कब हुआ था? 1856 में हुआ था। 1856 में विलय हुआ था और इसमें जो है कुशासन का आरोप लगाकर जो है अवध का विलय किया गया था लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। किया गया था। और जब अवध का विलय किया गया तो अवध का अंतिम नवाब कौन था? तो वाजिद अली था। कौन था? वाजिद अली। ये भी प्रश्न बनता है कि जब जो है अवध का विलय किया गया तो अवध का अंतिम नवाब कौन था? तो वाजिद अली था। इसे भी हम लोग याद रखेंगे। आइए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन जो है 1905 के विरोध में हुई आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो बंगाल के विभाजन जो है 1905 में हुआ था, उनका नेतृत्व किया था सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। बंगाल विभाजन 1905 में के विरोध में हुई प्रारंभिक आंदोलन जो हुआ था शुरुआत में जो है सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था। 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन का निर्णय की घोषणा की गई और 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में हुई ऐतिहासिक बैठक में जो है क्या हुआ? तो स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की। वैसे हम लोग जानते हैं कि 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन हुआ। इस दिन पूरे बंगाल में जो है शोक दिवस के रूप में मनाया गया। तो बंगाल विभाजन कब हुआ था? 16 अक्टूबर 1905 को। आइए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। किस व्यक्ति ने महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया? तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सर्वप्रथम पहली बार जो संबोधित किया था वो थे सुभाष चंद्र बोस। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। 6 जुलाई 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद रेडियो पर बोलते हुए गांधी को संबोधित किया और कहा, भारत की स्वाधीनता का आखिरी युद्ध जो है शुरू हो चुका है। राष्ट्रपिता, भारत के मुक्ति के इस पवित्र युद्ध में हम आपका आशीर्वाद और शुभकामना चाहते हैं। तो राष्ट्रपिता कह के जो महात्मा गांधी को संबोधित किया किसने किया? सुभाष चंद्र बोस ने किया था। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। सत्यशोधक समाज की स्थापना कब हुई थी? तो सत्यशोधक समाज की स्थापना जो है ज्योतिबा फुले के द्वारा जो है 1873 में किया गया था। 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना हुई। वहीं अगर हम बात करें प्रार्थना समाज की तो 1867 में जो है 1867 में केशव चंद्र सेन के सहयोग से आत्माराम पांडुरंग और एमजी रानाडे के द्वारा जो है आपको प्रार्थना समाज की स्थापना की गई 1867 में। वहीं आर्य समाज की बात करें तो 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज की स्थापना हुई और तत्वबोधिनी सभा की स्थापना जो है देवेंद्रनाथ ठाकुर के द्वारा 1839 में किया गया। तो सत्यशोधक जो समाज की स्थापना कब की गई? तो 1873 में ज्योतिबा फुले के द्वारा। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में केशव चंद्र के सहयोग से आत्माराम पांडुरंग और एमजी रानाडे के द्वारा। वही स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज की स्थापना 1875 में और तत्वबोधिनी सभा की स्थापना 1839 में देवेंद्रनाथ ठाकुर के द्वारा। 12वां प्रश्न देखते हैं हम लोग। अटला देवी मस्जिद का निर्माण किस शासक द्वारा किया गया? तो अटला देवी जो है मस्जिद का निर्माण किया गया था वो थे इब्राहिम शाह द्वारा। इब्राहिम शाह सरकी के द्वारा इसका जो है स्थापना किया गया था। वास्तव में अटला देवी जो है मस्जिद नहीं एक मंदिर था जो कि राजा विजय चंद जो कि कन्नौज के राजा थे उनके द्वारा बनाया गया था और उन्हीं जो है उसी मंदिर को तोड़ के वहाँ पे अटला देवी के मस्जिद का निर्माण इब्राहिम शाह सरकी द्वारा किया गया था। तो अटला देवी क्या था? पहले मंदिर था और बनाया किनके द्वारा गया था? तो कन्नौज के राजा विजय चंद्र द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं। अलाउद्दीन के समय भू राजस्व की दर उपज की कितना भाग था? तो भू राजस्व का दर जो उपज का 1/2 भाग था, 1/2 भाग था।
और इसमें जो है अलाउद्दीन ने जो है भू राजस्व तो 1/2 था, लेकिन खम्स किसको कहते हैं तो लूट का धन में सुल्तान का हिस्सा 1/4 से बढ़ाकर क्या कर दिया था तो 3/4, यानी जो लूट का माल था उसमें से जो है सुल्तान का हिस्सा कितना होगा 3, और 1 भाग किसका होगा तो सैनिकों का होगा, और पहले कितना था 1/4। भारतीय संविधान जो है अपने नागरिकों को देश की समानता का वचन देता है। तो किसकी समानता का वचन देता है तो प्रतिष्ठा और अवसर। देखिए, भारतीय संविधान अपने नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय तथा विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्रदान करती है। यानी अवसर की समानता, सभी को समान अवसर उपलब्ध हो, इसका जो है मतलब इसको सुनिश्चित कौन करता है तो हमारा संविधान, भीमराव अंबेडकर द्वारा रचित हमारा संविधान इसको सुनिश्चित करता है कि सबको समान अवसर उपलब्ध कराया जाए। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी समिति ने मूल कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित करने का सुझाव दिया। देखिए, मूल कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित करने का सुझाव स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा दिया गया था, जो 42वें संविधान संशोधन 1876 के द्वारा संविधान में भाग 4 के क अनुच्छेद 51 के क को जोड़कर नागरिकों के 10 मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। तत्पश्चात जो है 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा जो 11वां मूल कर्तव्य, पहले कितना था 10 और फिर 1 जो है कब जोड़ा गया तो 86वां संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन जो है 2003 के द्वारा जोड़ा गया। इसमें क्या था तो 6 से 14 वर्ष तक की उम्र के बच्चों को क्या किया जाएगा, शिक्षा का अवसर उपलब्ध किया जाएगा। वर्तमान में कितना मूल कर्तव्य है तो 11। 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, अनुसूचित जनजाति के संरक्षण के लिए एक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषणा करने की शक्ति किसके पास है। तो किसी भी जो है क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषणा करने की शक्ति किसके पास है, राष्ट्रपति के पास है। और इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में तो 244 के 1 में, अनुच्छेद 244 के 1 में कहा गया है कि किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित यानी अनुसूचित जनजाति के संरक्षण के लिए अनुसूचित क्षेत्र की घोषणा कौन करेंगे, हमारे राष्ट्रपति जो है अनुच्छेद 244(1) के तहत। अगला प्रश्न है, ग्राम सभा में निम्न में से कौन शामिल हो सकता है। देखिए, पंचायत में जो ग्राम सभा का बैठक होता है उसमें कौन शामिल हो सकता है तो उनमें शामिल हो सकता है वे सभी व्यक्ति जिनका नाम जो है गांव विशेष में, मतलब जिस गांव में ग्राम सभा हो रहा है उस गांव में उसके पंचायत के लिए मतदाता सूची में उसका नाम दर्ज हो, तो वही शामिल हो सकते हैं और अपनी बातों को अपने प्रतिनिधि के पास रख सकते हैं जिनको उन्होंने चुना है। अगला प्रश्न है, संविधान को निम्न में से कौन सा जो है संशोधन केंद्र तथा राज्यों में मंत्रिपरिषद के मंत्रियों को अधिकतम संख्या सीमित करता है। तो देखिए, 51वां संविधान संशोधन जो है, 51वां संविधान संशोधन जो है आपको 2003 द्वारा केंद्र या राज्य की मंत्रिपरिषद के आकार का जो है निम्न सदन के सदस्यों की संख्या 15% करने की व्यवस्था की है। इस संविधान का संशोधन में छोटे राज्यों को कम से कम 12 मंत्रियों को नियुक्त करना होगा और बड़े राज्यों में मैक्सिमम कितना परसेंट तो 15% जो है विधानसभा के सीट का होना चाहिए मंत्रिपरिषद। आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन एक संवैधानिक संस्था नहीं है। देखिए, संवैधानिक संस्था लोक सेवा आयोग है, राज्य लोक सेवा आयोग है, वित्त आयोग अनुच्छेद 280 है, लेकिन नीति आयोग संवैधानिक संस्था नहीं है। नीति आयोग का गठन कब किया गया था तो 1 जनवरी जो है 2015 को इसका गठन किया गया, नीति आयोग का गठन। और ये किसकी जगह पे लाया गया नीति आयोग को तो योजना आयोग की जगह पे। अगला प्रश्न है, 1946 में निर्मित जो है अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति कौन थे। तो कार्यपालिका जो है परिषद के उपसभापति कौन थे, जवाहरलाल नेहरू थे। और अगर हम जो है इसके 24 अगस्त 1946 को जो अंतरिम सरकार की घोषणा हुई और इसमें जो कार्यपालिका परिषद के उपसभापति थे कौन, जवाहरलाल नेहरू। और इसके अध्यक्ष कौन थे तो तभी के वर्तमान जो वायसराय होंगे वही इनके अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान है। तो अनुच्छेद जो है ये 241 में है। अनुच्छेद 241 में क्या है तो केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय की बात कही गई है। वहीं अनुच्छेद 231 की बात करें तो 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय होंगे, इसका उल्लेख किस में है तो अनुच्छेद 231 में। अनुच्छेद 214 में है राज्य के लिए उच्च न्यायालय होगा, राज्य के लिए क्या होगा तो उच्च न्यायालय होगा।
अनुच्छेद 239 में क्या है, तो संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन, संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन ये जो है आपको अनुच्छेद 239 में होगा। वहीं अनुच्छेद 241 में क्या है, तो संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय होगा, इसका उल्लेख है। लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है, तो लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन जो है लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा ही किया जाता है। लोकसभा के जो है सभी सदस्यों के द्वारा ही अपने में से किसी एक को जो योग्य हो उनको चुनकर लोकसभा का स्पीकर बनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से मामले उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं, तो मूल अधिकारों का प्रवर्तन, मूल अधिकारों का प्रवर्तन यानी संविधान के भाग 3 में वर्णित नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा का अनन्य अधिकार संविधान द्वारा उच्चतम एवं उच्च न्यायालय को दिया गया है। अगर उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो अनुच्छेद 32 में उनको ये जो है अधिकार दिया गया है कि वह 5 प्रकार के रिट जारी करके संविधान में मूल अधिकार की रक्षा करें। और अगर उच्च न्यायालय यानी हाईकोर्ट की बात करें तो अनुच्छेद 226 में उसको ये शक्ति प्रदान की गई है। अगला प्रश्न है कि स्वर्ण त्रिभुज यानी गोल्डन ट्रिंगल एक विशिष्ट क्षेत्र है जो मादक द्रव्यों की तस्करी के लिए प्रसिद्ध है, यानी नशीला पदार्थ का तस्करी वहाँ पे होता है। निम्न में से कौन सा देश इस त्रिभुज का भाग नहीं है, तो इस त्रिभुज का जो भाग है वो है थाईलैंड है, म्यांमार है, लाओस है, लेकिन कंबोडिया उसका भाग नहीं है। इस त्रिभुज में यानी जिसको गोल्डन ट्रिंगल में थाईलैंड, म्यांमार, लाओस है, लेकिन कंबोडिया नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय जो है प्रवासी दिवस कब मनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाते हैं 18 दिसंबर को। और राष्ट्रीय जो है प्रवासी दिवस यानी भारतीय प्रवासी दिवस कब मनाते हैं, 9 जनवरी को मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय 18 दिसंबर और 9 जनवरी को भारतीय यानी राष्ट्रीय प्रवासी दिवस। वहीं अगर राष्ट्रीय बालिका दिवस की बात करें तो 24 जनवरी को मनाया जाता है, राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। लोसुंग त्यौहार कहाँ लोकप्रिय है, लोसुंग त्यौहार जो है सिक्किम में है। लोसुंग त्यौहार कहाँ मनाया जाता है, तो सिक्किम में, औलोसांग, लद्दाख में। योनेक्स कप किस खेल से संबंधित है, योनेक्स कप जो है आपको बैडमिंटन से संबंधित है, योनेक्स कप। सूरजताल झील किस जो है राज्य में अवस्थित है, सूरजताल झील जो है आपको हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश की जो है अन्य झील की बात करें तो सूरजताल के अलावा है रेणुका है, नाको झील इत्यादि जो है झील है कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में। इकोसिस्टम की जो है अगला प्रश्न देखते हैं, इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है, तो इकोसिस्टम की जो सही परिभाषा है वो है जीव समुदाय और उनके वातावरण का संतुलित तंत्र। पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना सर्वप्रथम किसने की थी, तो एजी टांसले द्वारा 1935 में की गई थी। एजी टांसले द्वारा कब, 1935 में की गई थी। किसी क्षेत्र के सभी जीवधारियों तथा वातावरण में उपस्थित अजैविक घटक संयुक्त रूप से किसका निर्माण करते हैं, तो इको सिस्टम का। यानी किसी क्षेत्र के जीवधारी तथा वातावरण में उपस्थित जो है अजैविक घटक जो है इको सिस्टम का निर्माण करते हैं। पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में वन क्षेत्र कितना प्रतिशत होना चाहिए, तो भारत में वन क्षेत्र होना चाहिए 33.33% और यानी 33% इसमें वन क्षेत्र होना चाहिए भारत में। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार देश में कुल वन जो है क्षेत्रफल कम से कम कितना होना चाहिए, तो 1/3 होना चाहिए, यानी 33% होना आवश्यक है। अगला प्रश्न है, एपीफाइट्स पौधे बहुत अधिक विकसित होने वाले पौधे हैं, अन्य पौधों पर निर्भर रहते हैं, क्यों रहते हैं, तो एपीफाइट जो है यांत्रिक मदद के लिए, यानी वो अपने जो है मतलब कि जैसे उनको अपने जो है विकास के लिए एक पौधे पर जो है निर्भर रहना पड़ता है। हम लोग देखे होंगे गांव घर में या कहीं भी कि एक जो है मौजूद पौधा उस पर जो है ऐसे लटके होंगे झाड़ की तरह, तो उसी को कहा जाता है एपीफाइट्स। और उनको अपने यांत्रिक मदद के लिए जो है ऐसे पौधे का मदद लेना पड़ता है। एपीफाइट पौधे वह पौधे होते हैं जो आश्रय के लिए अन्य वृक्षों पर निर्भर रहते हैं, लेकिन पोषक तत्वों के लिए इस पर निर्भर नहीं होते हैं। ये पौधे वर्षा, जल, वायु तथा अन्य स्रोतों से अपना जो है पोषण तत्व प्राप्त करते हैं। वर्षा, जल जो है, वायु से जो है ये पोषण तत्व अपना प्राप्त करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, सुमेलित कौन नहीं है, तो इसको हम लोग देखते हैं। सिमलीपाल 1994 जो है
सुमिलित है, सही है। कंचनजंगा जो है ये कहाँ, सिक्किम है, 2002, ये सुमिलित नहीं, ये है 2000 में कंचनजंगा। सिमिलीपाल कहाँ है, तो उड़ीसा में है। नोकरेक 1988, सही है। नोकरेक कहाँ, मेघालय में। पन्ना 2011, मध्य प्रदेश, सही है। क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला पहला हाईकोर्ट कौन है, तो केरल हाईकोर्ट। मलयालम जो है, मलयालम भाषा वहाँ का, उस भाषा में जो है अपना पहला निर्णय प्रकाशित किया। वहीं अगर गुजरात की बात करें तो गुजरात जो है आपको हाईकोर्ट की कार्रवाई को लाइव प्रसारण करने वाला पहला जो है हाईकोर्ट बन गया है गुजरात। किस राज्य सरकार द्वारा सहवास जो है ऐप की जारी किया गया है, तो ये ऐप जारी किया गया है तमिलनाडु सरकार के द्वारा। किसके द्वारा, तो तमिलनाडु सरकार के द्वारा जो है ये ऐप जारी किया गया है। हाल ही में संगम नौसेना अभ्यास का आयोजन भारत में किस देश के साथ किया है, तो संगम जो है नौसेना अभ्यास जो है किया गया है भारत और अमेरिका के बीच, और ये 7वां संगम युद्ध अभ्यास है जो कि नौसेना का है, भारत और अमेरिका के बीच किया गया। और ये कहाँ पे हुआ था, तो गोवा में संपन्न हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी ILO में शामिल होने वाला 187वां देश कौन है, तो टोंगा है। टोंगा जो है 187वां देश है और इसकी राजधानी कहाँ पे है, तो नुकुओलोपा। नुकुओलोपा ये की राजधानी है, थोड़ा डिफिकल्ट है। और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन में शामिल हुआ 187वां देश। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की बात करें तो इसकी स्थापना 1919 में की गई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में। जेनेवा स्विट्जरलैंड में है इनका जो है मुख्यालय। विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 जिनका आयोजन फिजी में किया गया, इसमें भारत की तरफ से किसने प्रतिनिधित्व किया, तो एस जयशंकर प्रसाद। एस जयशंकर प्रसाद ने 12वां जो विश्व हिंदी सम्मेलन फिजी में किया गया था उसमें भारत की तरफ से प्रतिनिधि किया। और एस जयशंकर प्रसाद कौन है, तो हमारे विदेश मंत्री हैं। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने भूकंप प्रभावित देश तुर्की तथा सीरिया की मदद के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया, तो ऑपरेशन दोस्त। ऑपरेशन दोस्त जो है भारत सरकार द्वारा चलाया गया था, वो कहाँ पर चलाया गया था, तो तुर्की तथा सीरिया में जो चलाया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान देश का GDP जो है विकास दर कितना रहने का अनुमान है, तो जो है विकास दर होगा 6 से 6.8 हो रहेगा। दूध उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में कौन सा है, तो पहला स्थान है। और भारत जो है पूरे विश्व में जो है 25% दूध का उत्पादन करता है। अकेले भारत 25% दूध का योगदान देता है पूरे विश्व में। अर्जुन पुरस्कार 2022 से सम्मानित जो है सुश्री अंशु का संबंध किस खेल से है, तो अंशु जो है वो कुश्ती खेल से संबंधित है। ग्रैमी पुरस्कार 2023 हेतु किससे एल्बम ऑफ द ईयर चुना गया है, तो एल्बम ऑफ द ईयर चुना गया है वो है आपको हैरी आउस। वहीं अगर बात करें तो 65वां ग्रैमी पुरस्कार है जिसमें एल्बम ऑफ द ईयर हैरी आउस को चुना गया है। और सॉन्ग ऑफ द ईयर किसको चुना गया, जस्ट लाइक दैट इसको चुना गया सॉन्ग ऑफ द ईयर। एल्बम ऑफ द ईयर हैरी हाउस। जो प्रसिद्ध पुस्तक है विक्ट्री सिटी, इसके लेखक कौन है, सलमान रश्दी हैं। सलमान रश्दी की अन्य पुस्तक की बात करें तो इनका जो पुस्तक है उनका नाम है, बहुत फेमस पुस्तक, मिडनाइट चिल्ड्रेन। मिडनाइट चिल्ड्रेन। अगर अन्य पुस्तक की बात करें तो सेम भी है, और द सैटेनिक वर्सेज, और इसमें सबसे फेमस पुस्तक है मिडनाइट चिल्ड्रेन। विश्व कैंसर दिवस 2023 की थीम क्या है, तो विश्व कैंसर दिवस 2023 की थीम है क्लोज द केयर गैप। अगर विश्व कैंसर दिवस की बात करें तो 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है और इस बार 2023 की थीम है क्लोज द केयर गैप। अगला प्रश्न देखते हैं, जो
स्टैच्यू ऑफ नॉलेज को स्थापित किया गया? स्टैच्यू ऑफ नॉलेज को स्थापित किया गया है महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के लातूर में स्थापित किया गया, और ये है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो है प्रतिमा है, और इसकी लगभग ऊंचाई कितनी होगी? तो 70 फीट। जनवरी 2023 में आए रिपोर्ट के अनुसार भारत जो है भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? तो सबसे प्रदूषित शहर है नई दिल्ली। आइए हम लोग देखते हैं कुछ राज्य और उनके राज्यपाल को दिखते मिलाते हैं। जैसे अरुणाचल प्रदेश के हैं केरी पटनायक, सही हैं। मेघालय के फागू चौहान, सही हैं। झारखंड के सीपी राधाकृष्णन, सही हैं। महाराष्ट्र के गणेशी लाल, ये गलत हैं, महाराष्ट्र में गणेशी लाल नहीं है। तो महाराष्ट्र में जो नए राज्यपाल है उसका नाम है रमेश बैस, रमेश बैस नाम है। बिहार के राज्यपाल नए बने हैं, बिहार के नए राज्यपाल बने हैं, उनका नाम है राजेंद्र बी अलेकर, राजेंद्र बी अलेकर, और ये कहाँ के हैं? बिहार के नए राज्यपाल। अगला प्रश्न है, हाल ही में तुलसीदास बलराम का निधन हो गया, इनका संबंध किससे है? तो तुलसीदास जो है बलराम, इनका संबंध खेल से है, और तुलसीदास बलराम जो है फुटबॉल के एक जाने माने खिलाड़ी थे, उनका निधन हो गया 1962 में। जो है आपको इसका महत्वपूर्ण योगदान था फुटबॉल में। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो संगीता वर्मा बने हैं। प्रतिस्पर्धा आयोग के नए अध्यक्ष संगीता वर्मा बने हैं। प्रतिस्पर्धा आयोग का जो गठन 2003 में किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय धर्म धम्म सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय धर्म धम्म सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है, यह है भोपाल, और इसका उद्घाटन जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किया गया। ये 7वां जो है धर्म धम्म सम्मेलन था, और इसमें लगभग 15 से अधिक देशों के जो है शामिल हुए, 15 से अधिक देश इसमें शामिल हुए। हाल ही में दयानंद सरस्वती का कौन सी जयंती मनाएगी? तो दयानंद सरस्वती का 200वां जयंती मनाया गया। दयानंद सरस्वती का हम लोग जो है आपको 1875 में आर्य समाज की स्थापना से हम लोग जो है इनको काफ़ी ये मतलब कि फेमस हैं, परिचित हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किसके द्वारा दुनिया के सबसे लंबे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया गया? हुबली में। तो ये प्रश्न भी बनता है कि दुनिया का सबसे लंबे प्लेटफॉर्म कहाँ पर है? तो हुबली कर्नाटक में है, और इसके जो है उद्घाटन जो है नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। इसकी लंबाई जो है 1.5 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर इसकी लंबाई है। हुबली कर्नाटक में जो है नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म। पहले कहाँ था? तो गोरखपुर में था, लेकिन अब गोरखपुर सेकंड स्थान पे हो गया, और हुबली जो है पहले स्थान पे हो गया। नेपाल के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो नेपाल के जो नए राष्ट्रपति बने हैं वो है रामचंद्र जो है पौडेल, रामचंद्र पौडेल नेपाल के नए राष्ट्रपति बने हैं। इससे पहले कौन थे? विद्या देवी भंडारी थे, अब उसकी जगह पर रामचंद्र पौडेल आएंगे। हाल ही में किस राज्य में जो है याओसांग उत्सव मनाया गया? याओसांग उत्सव जो है मणिपुर में मनाया गया। कहाँ? मणिपुर में। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? तो अप्पा साहब धर्माधिकारी को महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है, वंदे भारत ट्रेन का संचालन करने वाली पहली महिला ड्राइवर कौन बनी है? तो पहली महिला ड्राइवर बनी है सुरेखा यादव, जिन्होंने क्या किया है? तो वंदे भारत ट्रेन का संचालन किया है, और जो है सुरेखा यादव ही पहली महिला ड्राइवर भी है, ट्रेन की पहली महिला ड्राइवर भी सुरेखा यादव ही हैं। और इन्होंने जो है सोलापुर से मुंबई तक जो है ट्रेन चलाया है, वंदे भारत ट्रेन, सोलापुर से मुंबई। रबी फसल की बुआई की जाती है, रबी फसल की जो है बुआई की जाती है आपको अक्टूबर और नवंबर में। अक्टूबर और नवंबर रबी फसल की बुआई की जाती है। वहीं अगर रबी फसल की अगर आपको काटा जाता है तो कब काटा जाता है? तो मार्च और अप्रैल में, मार्च और अप्रैल में। अगर हम बात करें कि खरीफ फसल की बुआई कब की जाती है? खरीफ फसल की बुआई की जाती है जून जुलाई में, जून जुलाई में क्या इसकी बुआई की जाती है, और इसको काटा जाता है सितंबर अक्टूबर में। रबी फसल में कौन सा फसल आता है? तो गेहूं, चना जो है, जौ, सरसों इत्यादि जो है फसल रबी फसल में आता है, गेहूं, चना, जौ और सरसों इत्यादि। जूट उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? तो पश्चिम बंगाल है जूट उत्पादन में अग्रणी राज्य।
किस जो है भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से लगती है? तो अरुणाचल प्रदेश की। अरुणाचल प्रदेश जो है इसकी अधिकतम सीमा जो है म्यांमार से लगती है। वैसे भारत के 4 राज्य की सीमा जो है आपको म्यांमार से लगती है। पूर्वोत्तर के 4 राज्य हैं जिनकी सीमा लगती है, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर बात करें तो अरुणाचल प्रदेश की। कितनी? तो 520 किलोमीटर के आसपास यहाँ पे लगभग वहाँ सीमा साझा करता है म्यांमार से। भारत के उत्तरी मैदान में शीत ऋतु में वर्षा होती है। भारत के उत्तरी मैदान यानी कि जम्मू कश्मीर, दिल्ली, कभी कभी बिहार, उत्तर प्रदेश में भी पश्चिमी विक्षोभ के कारण वर्षा होती है। किसके कारण? तो पश्चिमी विक्षोभ के कारण, जिसमें जो है शीत ऋतु यानी ठंड में बारिश होती है। कॉफी पोर्ट, अगला प्रश्न देखते हैं कि कॉफी पोर्ट के नाम से जाना जाता है। तो कॉफी पोर्ट के नाम से जाना जाता है सेंटोस को। सेंटोस यानी कि विश्व में सर्वाधिक कॉफ़ी कहाँ होती है? तो ब्राज़ील में। सेंटोस ब्राज़ील का ही एक कॉफ़ी बंदरगाह है जहाँ जो है कॉफ़ी की सर्वाधिक निर्यात किया जाता है, यानी यहाँ से विभिन्न देशों में कॉफ़ी को भेजा जाता, निर्यात किया जाता है। तो इसीलिए इस सेंटोस बंदरगाह को कॉफ़ी पोर्ट यानी कॉफ़ी बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। नंदा देवी चोटी किस हिमालय का भाग है? तो नंदा देवी चोटी जो है कुमाऊं हिमालय का भाग है। नंदा देवी चोटी कुमाऊं हिमालय का भाग है तथा यह जो है कहाँ है? तो उत्तराखंड में स्थित है। यह भारत की दूसरी सबसे बड़ी ऊंची चोटी है। पहला कौन है? तो K2, उसके बाद दूसरा नंदा देवी। नंदा देवी है। इस हिमालय की प्रमुख चोटी अगर जो है कुमाऊं हिमालय की प्रमुख चोटी की बात करें तो उसमें है कामेत, केदारनाथ, त्रिशूल और नंदा देवी इत्यादि हैं। अगला प्रश्न है द्वीपों के समूह लक्षद्वीप हैं। तो लक्षद्वीप किससे बने हैं? तो प्रवाल द्वारा निर्मित है, प्रवाल भित्ति द्वारा बने हैं। और ये लक्षद्वीप कहाँ है? तो अरब सागर में है। लक्षद्वीप की बात करें तो ये 36 जो है छोटे छोटे जो द्वीपों का एक समूह है, जो कि भारत ने इसे 1956 में केंद्र शासित प्रदेश के रूप में स्थापित किया। दूध गंगा निम्नलिखित में किसकी सहायक नदी है? तो दूध गंगा जो है चिनाब की सहायक नदी है। चिनाब की सहायक नदी का नाम क्या है? तो दूध गंगा। वहीं अगर बात करें ये जो है दूध गंगा कहाँ पे मतलब कि प्रभावित होती है? तो जम्मू कश्मीर में। किशन गंगा जो है झेलम की सहायक नदी। झेलम की सहायक नदी का नाम क्या है? किशन गंगा। किशन गंगा जो है झेलम की सहायक नदी है। और गंगा की सहायक नदी तो राम गंगा। राम गंगा। अभी कुछ साइंस का प्रश्न देखते हैं। भार का एसआई मात्रक क्या है? तो भार का एसआई मात्रक क्या है? न्यूटन है। आइए कुछ जो है प्रमुख एसआई मात्रक जो भौतिक राशि है उनको 7 जो भौतिक राशि है मूल मात्रक उसको हम लोग देखते हैं। जैसे लंबाई का मात्रक क्या है? तो मीटर है। द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकेंड, विद्युत धारा का एम्पियर, ताप का केल्विन, पदार्थ की मात्रा का मोल और ज्योति तीव्रता का कैंडेला। और अन्य जो मात्रक हैं 2 जो है उसको रेडियन और स्टेरेडियन। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा यंत्र समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है? तो पनडुब्बी में जो प्रयोग किया जाता है उसका है पेरिस्कोप। पनडुब्बी जो है समुद्र जो है सतह से नीचे रहता है, क्योंकि वो जो है मतलब किसी के नज़र में ना आए, लेकिन कि ऊपर में क्या है, कहाँ नाव है, कहाँ बड़े बड़े जहाज, इसको देखने के लिए पनडुब्बी में ऊपर में एक छोटा सा जो है पेरिस्कोप लगाया जाता है। और उसी पेरिस्कोप के माध्यम से जो है मतलब कि समुद्र की सतह से ऊपर में को देखा जाता है। अगर हम बात करें तो पायरोमीटर से जो है दूर स्थित जो वस्तु के अधिक जो मतलब अधिक ताप को ज्ञात करने के लिए पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ओडोमीटर जो है ओडोमीटर गाड़ी द्वारा चली गई कितनी दूरी चली गई है इसको जानने के लिए ओडोमीटर से जाना जाता है। और एनीमोमीटर से हवा का वेग को जो है ज्ञात किया जाता है, हवा के वेग को। अगला प्रश्न है यदि कार्य का मान धनात्मक हो तो जिस निकाय पर कार्य हो रहा है यह जो है प्रभाव पड़ेगा। तो क्या प्रभाव पड़ेगा? उसकी ऊर्जा में जो है वृद्धि होगी। यानी कार्य का मान धनात्मक है तो ऊर्जा में क्या होगा? वृद्धि होगा। अगला प्रश्न है यदि 2 कणों के बीच दूरी बढ़ जाती है तो इनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल के पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो कम हो जाएगा। 2 कण है, इनके बीच अगर हम दूरी बढ़ा देंगे तो गुरुत्वाकर्षण बल खुद ब खुद कम हो जाएगा। अगला प्रश्न है उत्क्षेप बल और भार कार्य करते हैं। उत्क्षेप बल और भार कार्य करते हैं तो एक दूसरे के जो है विपरीत दिशा में कार्य करते हैं। उत्क्षेप बल और भार एक दूसरे के विपरीत दिशा में कार्य करते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से क्या तरंग की विशेषता नहीं है? यानी तरंग किस पे निर्भर नहीं करता है? तरंग जो है आयाम पर निर्भर करता है, तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करता है, आवृत्ति पर निर्भर करता है, लेकिन माध्यम पर तरंग निर्भर नहीं करता है।
अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प रासायनिक परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन वैसे परिवर्तन को कहा जाता है कि जो परिवर्तित होकर फिर से हम उसे प्राप्त नहीं कर सके, परंतु भौतिक परिवर्तन उस परिवर्तन को कहते हैं जो कि अपना रूप चेंज हो जाए, फिर हम उसको थोड़ा बहुत इधर उधर करके फिर से वो है जो मूल रूप में उसको प्राप्त कर सके। तो देखते हैं, दूध का दही में परिवर्तन होना, ये रासायनिक परिवर्तन है क्योंकि दही को फिर दूध में नहीं बनाया जा सकता। शुष्क जो है बर्फ का सब्लिमेशन, सब्लिमेशन होने के बाद भी हम जो है बर्फ जो है प्राप्त कर सकते हैं पानी के बाद। रेत का पानी में घुलना, तो फिर से हम जो है रेत को प्राप्त कर सकते हैं। चीनी के पानी में घुलना, तो फिर हम चीनी प्राप्त कर सकते हैं, पानी को जो है आग में रख कर जो है चीनी को फिर से प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन दूध का दही में परिवर्तन होना तो ये रासायनिक परिवर्तन है क्योंकि दही से दूध फिर बनाया नहीं जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में किसने परमाणु का अविभाज्यता के बारे में बताया? तो परमाणु जो है अविभाज्य है इसके बारे में बताया कौन? डाल्टन, जो है जॉन डाल्टन ने सर्वप्रथम ये बताया कि परमाणु क्या है? अविभाज्य है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा जो है समान तापमान पर द्रव अवस्था में होता है? समान तापमान पर द्रव अवस्था में कौन होता है? तो गैलियम होता है। गैलियम एक ऐसा धातु है जिसका जो प्रतीक अगर बात करें तो Ga होता है। यह प्रकृति में मुलायम और चांदी जैसी सफ़ेद होती है। यह सामान्य तापमान पर तरल अवस्था में होती है। कैसी होगी? तो तरल अवस्था में। अगला प्रश्न की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं है। तो देखते हैं हम लोग, पहला है 2 1 3, यह जो है आपको किसका है? तो लिथियम का। लिथियम एक धातु है। 2 6 यानी 8 किसका है? ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन जो है धातु नहीं है, तो हमारा आंसर यही होगा। 2 8 1 किसका है? तो 8 2 10 11, ये किसका है? 11 सोडियम का है। और 8 2 10 3 13, ये किसका है? 13, तो ये है आपको एल्युमिनियम का। तो सोडियम, लिथियम और एल्युमिनियम ये तीनों धातु है जबकि ऑक्सीजन धातु नहीं है। और यहाँ पे हमको पूछा गया कि निम्नलिखित में कौन सा धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं है? तो यही ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं है क्योंकि ऑक्सीजन जो है अधातु है। और अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो 1s2 2s2 2p 2 1 3, ऑक्सीजन का हम निकाले हैं तो 2p5 5 2 7 2p4 5 4 2 6 2 8, ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा ऑक्सीजन का। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे एक तत्व के भार की तुलना में एक मूल विशेषता माना जाता है? तो परमाणु क्रमांक को माना जाता है। यानी किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को उस तत्व का परमाणु क्रमांक कहते हैं। परमाणु क्रमांक को तत्व के भार की तुलना में एक मूल विशेषता माना जाता है। अगला प्रश्न है कि ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया में निम्नलिखित में क्या होता है? तो ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया में जो है इलेक्ट्रॉन में कमी होती है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन में कमी होती है। वहीं अगर बात करें तो ऑक्सीकरण जो है मतलब ये क्या कहते हैं, अपचयन या अपकरण प्रक्रिया में क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉन में वृद्धि होती है। इसमें क्या होता है? अपचयन या अपकरण प्रक्रिया में क्या होगा? तो इलेक्ट्रॉन में वृद्धि होगी, जबकि ऑक्सीकरण में क्या होगा? तो इलेक्ट्रॉन में कमी होगी। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा दोस्तों, जिससे कि मेरा भी प्रोत्साहन बढ़ता रहे और इस सीरीज को और जो है हम मजबूती से अच्छे से कर सकें। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यदि किसी लवण का pH मान 0 है तो वह डैश का लवण होगा। देखिए pH मान जो है 0 से 7 ये होता है क्या? तो ये होगा आपको एसिड, और 7 से 14 ये होगा क्या? बेस यानी क्षार होगा। तो हम लोग देख लेते हैं, यदि किसी जो है लवण का pH मान 0 है तो वो होगा सशक्त एसिड यानी कि बहुत ज़्यादा जो है एसिडिक होगा, और कमज़ोर बेस 0 है तो कमज़ोर बेस ही होगा। और 7 जो होता है न्यूट्रल होता है, ना एसिडिक होगा और ना ही बेस होगा, ना ही मतलब अम्लीय और ना ही क्षारीय। जलीय विलयन में किस अम्ल या क्षार में क्या परिवर्तन होता है? जलीय विलयन में जो है किसी अम्ल या क्षार में क्या परिवर्तन होगा? तो इसमें होगा क्षार जो है जल में OH विलयन को छोड़ता है, जबकि आयन जो है और आयन निर्मित करता है, जबकि जो है ये बेस जो है OH विलयन को छोड़ता है और आपको
ये जो है एसिड जो है आपको H विलयन को रिलीज करता है। इसी से इसका पहचान होता है कि ये क्षारीय है या अम्लीय है। उस निष्क्रिय गैस का क्या नाम है जिसे आधुनिक आवर्त सारणी के पहले जो है आवर्त में रखा गया? तो उनका नाम है हीलियम। निष्क्रिय गैस हीलियम को आधुनिक आवर्त सारणी में पहले आवर्त में रखा गया है। आधुनिक आवर्त सारणी के शून्य समूह में जो है 6 निष्क्रिय गैस को रखा गया है, जिनका नाम है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन व रेडॉन। अगला प्रश्न है, आधातुओं के व्यापक उपयोग निम्न में से किस में होता है? तो आधातुओं के व्यापक उपयोग किस में होता है? तो खाद में होता है। और खाद का प्रयोग जो है पौधों की बेहतर वृद्धि के लिए करते हैं हम लोग। कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड को कास्टिक सोडा कहते हैं। वही सोडियम कार्बोनेट को हम लोग वॉशिंग सोडा कहते हैं। वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा कहते हैं। सोडियम क्लोराइड को हम लोग साधारण नमक कहते हैं, NaCl साधारण है। सोडियम थायोसल्फेट, इसको जो है फोटोग्राफी में हम लोग प्रयोग करते हैं। तो एक बार और देखते हैं, सोडियम कार्बोनेट को वॉशिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड को कास्टिक सोडा, सोडियम क्लोराइड को NaCl यानी साधारण नमक, और सोडियम थायोसल्फेट को हम लोग फोटोग्राफी में यूज करते हैं। आइए आगे देखते हैं। हीमेटोलॉजी का अध्ययन निम्नलिखित में किससे संबंधित है? रक्त से संबंधित है। रक्त का जो अध्ययन होता है हीमेटोलॉजी में। वहीं डेंड्रोलॉजी वृक्ष और झाड़ियों का अध्ययन, वायरोलॉजी यानी विषाणुओं का अध्ययन, और टिश्यू कल्चर कृत्रिम माध्यम से ऊतकों का संवर्धन करना टिश्यू कल्चर होता है। पानी की कमी के कारण कोशिका के संकुचन भित्ति में अलग होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है आपको प्लाज्मोलिसिस। प्लाज्मोलिसिस, पानी के कमी के कारण क्या होता है? कोशिका संकुचित होकर अलग हो जाता है भित्ति से। इसको क्या कहा जाता है? प्लाज्मोलिसिस कहा जाता है। यानी इसीलिए जो है अपने आप को मतलब समय समय पर पानी से पीते रहिए और हाइड्रेट रखिए। हमारे शरीर में वसा जो है संचायक ऊतक कौन है? वसा संचायक ऊतक जो है वो है एडिपोज ऊतक। कौन सा ऊतक? तो एडिपोज ऊतक। यानी वसा संचायक ऊतक 2 ऊतक होते हैं, एक होता है एरियोलर ऊतक और एक होता है एडिपोज ऊतक, लेकिन यहाँ पे एडिपोज ऊतक होगा। अगला प्रश्न है, अस्थायी ऊतक के निर्माण के लिए एक अस्थायी संरचना, आकार और क्रिया अपनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है विभेदन। क्या कहा जाता है? विभेदन। अगला प्रश्न है, पादपों में सबसे प्रचुर मात्रा में उपस्थित तत्व है। पादप में सर्वाधिक जो है प्रचुर मात्रा में क्या होगा? तो वो होगा आपको कार्बन। कार्बन होगा। जबकि जो है आपको पत्तियों में सबसे अधिक क्या होगा? तो पत्ती में होगा मैग्नीशियम और पादप में कार्बन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में किसने सजीव वस्तुओं को लक्षणों की आनुवंशिकता के सिद्धांत को प्रतिपादन किया? तो वो थे कौन? ग्रेगर मेंडल। ग्रेगर मेंडल ने जो है आपको वंशानुगत के नियम के सबसे पहले जो है ग्रेगर मेंडल ने दिया था। इसलिए जो है मेंडल को आधुनिक आनुवंशिकी का पिता यानी फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स कहा जाता है, और इसने मटर के पौधे पर अपना प्रयोग किया था। अगला प्रश्न है, जोंक जो है निम्नलिखित में किस संघ का है? तो जोंक जो है एनालिडा संघ का है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस में होमोडोंट दांत पाए जाते हैं? तो होमोडोंट दांत जो है मछली में पाया जाता है। होमोडोंट दांत किस में पाया जाता है? मछली में पाया जाता है। जबकि स्तनधारी में कौन सा दांत पाया जाता है? थिकोडोंट और हेट्रोडोंट जो है दांत पाया जाता है। मनुष्य के पाचन तंत्र में उत्सर्जित जो अम्ल है वो कौन सा है? तो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl। और HCl का क्या काम है? तो भोजन को अम्लीय माध्यम प्रदान करना, और साथ ही भोजन में जो है भोजन के माध्यम से जो हानिकारक बैक्टीरिया या जीवाणु हमारे शरीर में चले गए हैं तो उनको भी नष्ट करना। और दूसरा है कि एंजाइम को भोजन में क्रिया करने के लिए उत्तेजित करने का भी काम जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl करता है। निम्नलिखित में कौन सा रोग विषाणु जनित रोग नहीं है? देखिए, विषाणु से कौन सा रोग होता है? तो चेचक होता है, इन्फ्लुएंजा होता है, खसरा होता है, लेकिन तपेदिक जो है विषाणु जनक रोग नहीं है। और तपेदिक किससे होता है? तो जीवाणु से होता है। किससे होता है? जीवाणु से। देखिए, चेचक हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया, खसरा हो गया, पोलियो, एड्स, रेबीज, डेंगू, ये सब किससे होता है? तो वायरस से होता है यानी विषाणु से। अगला प्रश्न है कि 1949 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष थे वो थे पीसी महालनोबिस। और इसके जो अन्य 2 सदस्य थे वो थे डॉक्टर R गिडगिल तथा V
VKRV राव, VKRV राव। अगला प्रश्न है, नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट स्थित है, तो कहाँ है ये है हैदराबाद में। अगला प्रश्न निम्नलिखित जो है कीमत सूचकांक में से केंद्र सरकार के कर्मचारियों को मजदूरी में क्षतिपूर्ति हेतु किसका प्रयोग किया जाता है, तो इसका में जो है आपको औद्योगिक कर्मियों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक का प्रयोग किया जाता है। इसमें जो है 5 जो है मैथ के भी प्रश्न है, तो आइए हम लोग इसको भी देख लेते हैं। यदि 39 और 156 के बीच माध्यानुपात x है तो 24 और 36 का तृतीय समानुपात y है तो 6x और 13y का मान क्या होगा। 39 और 156 का कौन सा है, तो x है, और 24 और 36 का क्या है, तो y है। हम लोग निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 39 और 156 का क्या करेंगे, हम लोग रूट निकाल लेते हैं। तो 39 13 × 3 और 13 गुना 4 गुना 3, तो 156 हो जाएगा। 13 यहाँ से निकाल लेते हैं, 3 और 3 निकाल लेते हैं, और 4 है तो 2 निकाल लेते हैं। 39 दूनी 78, तो इस 78 को हम लोग यहाँ पे रख लेते हैं। 78 है, 78 मेरा x का मान निकल गया है। वही और y के मान निकालें, तो y का मान निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 24 और 36 का तृतीय अनुपात क्या है, y है। तो 24/36 गुना 36/y, तो y का मान यहाँ से निकाल लेंगे। तो कैसे निकलेगा, 36 इंटू बराबर यहाँ पे दीजिए 36 × 36/24 बराबर y। तो यहाँ से काट लेंगे, काट के 6 चौके 24 और 6 के 36, फिर यहाँ से जो है कट जाएगा 9, तो 9 के 54 निकल जाएगा, ये 54 निकल गया। यानी y का मान 54 और x का मान 78। अब यहाँ पे हम लोग जो है इसको रख के बना लेंगे 6x, तो यहाँ पे 78 रख देते हैं, और अनुपात 13 y 13 54। इसको काट कुट के अगर बनाइएगा तो 2:3 निकलेगा, 2:3 इसका आंसर निकलेगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। विश्रामों को छोड़कर एक बस की गति 64 किलोमीटर प्रति घंटा और विश्रामों सहित बस की गति 48 किलोमीटर प्रति घंटा है। प्रत्येक घंटे में बस कितने समय के लिए विश्राम करेगी, तो देखते हैं। 1 घंटे में बस रुकने का समय तो 64 किलोमीटर है, और विश्राम सहित जो है कितना, तो 48 किलोमीटर प्रति घंटा। दोनों को घटा देते हैं, तो कितना हो जाएगा आपको, 16 किलोमीटर प्रति घंटा जो है आएगा। अब इसी 16 को जो हम लोग 64 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से चलता है, ये निकाल लेंगे। और अगर समय निकालना तो 60 से हमको गुना करना पड़ेगा, और इसको अगर हम काटेंगे 16 चौके 64, 15 चौके 60, यानी 15 मिनट का जो है 1 घंटे में 15 मिनट का विश्राम करती है। अगला प्रश्न है 2 + √3a और 2 - √3 × b 1 है तो 1 + a + 1 जो है 1/b। आसान प्रश्न है, निकालते हैं। ए को जो है इसको एक बार में 1 से तुलना करेंगे, फिर इसको एक बार में 1 से तुलना करेंगे, तो फिर निकल जाएगा। तो इसको एक बार तुलना करेंगे 1 से, तो 1/a को हम क्या कह सकते हैं, 2 + √3, और 1/b को क्या कह सकते हैं, 2 - √3। ठीक है, अब दोनों को जोड़ देंगे। अगर हम दोनों को जोड़ेंगे तो 2 + √3 और 2 - ये एक बार प्लस √3 और -√3 है, तो दोनों को काट लेंगे, तो इसका आंसर क्या निकलेगा, 4 निकलेगा। ये साझेदारी वाला प्रश्न है, आसान प्रश्न है, तो फिर ये निकल जाएगा। सबको जो है सब 1 साल के लिए ही पूरा पैसा लगाया है, तो इसमें जो है 12 से गुना करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ इसको काटेंगे। 3 0 3 0 यहाँ से, 3 0 यहाँ से, फिर और भी कटेगा, ये 20 हो जाएगा, ये 19 हो जाएगा, और फिर ये 42 है तो 21 हो जाएगा। अब किसका चाहिए, ए का चाहिए, यानी 20 बट्टे इस सबको जोड़ देंगे, 20 19 और 21, तो 60 हो गया। 60 और टोटल कितना है, 52, ये 55 200, 55 200, इसको काटेंगे तो आंसर निकल जाएगा। इसका आंसर निकलेगा 18 400। आज का आखिरी प्रश्न है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार है, एक उम्मीदवार को 71% मत मिलता है तथा वह 756 मतों से चुनाव जीत जाता है। कुल मत की संख्या, तो एक उम्मीदवार को कितना मत मिलता है, तो 71%, तो दूसरे कितना मिलेगा, 29%,
यानी चुनाव जीता कितना परसेंट, इसको मतलब कि दोनों का जो अंतर कितना परसेंट होगा, तो 42%। और यही भी 42% कितना है, तो 756 है। 42% है 756, तो 100% निकालेंगे तो निकल जाएगा। 100% कितना होगा, तो 1800। तो साथियों ये था जो हमारा वॉल्यूम 1 एडिटोरिया का जो पहला सेट कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में अपना ज़रूर सुझाव दीजिएगा। धन्यवाद।